और डांस करते करते जिस तरह से उनको अटैक आया और डेथ हुआ वो बहुत ही डरावना था। नस की वजह से जो हार्ट की मांसपेशियों को जो ब्लड मिल रहा था वो ब्लड नहीं मिलता है। उनको भी हार्ट अटैक, ये क्या हो रहा है ऐसा? ऐसा लगा मुझे भी कि ऐसा क्यों हुआ। मैंने इस पर काफ़ी विचार विमर्श सोचा और ऐसे में हार्ट फेल एक बीमारी होती है कार्डियोमायोपैथी। वो बैडमिंटन खेलते खेलते ही उनकी डेथ हाँ, उनकी डेथ। खुद को अटैक आने की संभावना 3 गुना बढ़ जाती है। हार्ट अटैक तो एडल्ट में ही होता है। सर आपके पास कोई ऐसा आता है नॉर्मल व्यक्ति? ज्यादा पेशेंट तो आते हैं, नॉर्मल व्यक्ति आते हैं? मैं रोज 25 से 30 पेशेंट दिन में देखता हूँ, 25 से 30 पेशेंट शाम को देखता हूँ। तो टोटल 60 पेशेंट जो आते हैं 50-60 पेशेंट दिन भर में, उसमें से 5 से 10 पेशेंट ऐसे आते हैं जो घबराए हुए रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, द KST शो में आपका स्वागत है। और आज के पॉडकास्ट में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करने वाले हैं, बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे पे बात करने वाले हैं। और वो बात करने वाले हैं साइलेंट हार्ट अटैक पे। आपने देखे होंगे पिछले कुछ दिनों में इस तरह के कुछ वीडियो आए हैं जो देख के वाकई में डरावने हैं, डर लगता है। और इस इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं देश के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष पोरवाल। सर से हम समझने वाले हैं डिटेल में कि क्यों हो रहा है, कैसे बच सकते हैं, ये क्या हो रहा है, नए बच्चों तक को होने लगा है ये। और डॉक्टर मनीष पोरवाल सर से बेहतर कोई बता नहीं सकता। तो आज हमारे इस पॉडकास्ट में सारे सवालों के जवाब देने के लिए हैं डॉक्टर मनीष पोरवाल। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, सबसे पहले तो अभी पिछले हफ्ते कुछ वीडियो वायरल हुए। एक बच्ची का है जो यहाँ से शादी में गई थी, डांस करते करते और डांस करते करते जिस तरह से उनको अटैक आया और डेथ हुआ वो बहुत ही डरावना था। फिर उसके बाद एक और देखा जहाँ पे वो दूल्हे राजा घोड़े में बैठ के बस जा ही रहे थे और उनको भी हार्ट अटैक। ये क्या हो रहा है सर? बच्ची तो छोटी बच्ची है, यस 17-18 साल की बच्ची है। तो 18 साल या 20 साल की बच्चों का एफर्ट टॉलरेंस तो अच्छा होता है। उनकी मांसपेशियां भी स्ट्रांग होती है, उनको कोई बीमारियां नहीं होती। तो उस बच्ची का गिर जाना बड़ा अचरज की बात है। बड़ा ऐसा लगा मुझे भी कि ऐसा क्यों हुआ। मैंने इस पर काफ़ी विचार विमर्श सोचा और किया कि एक बीमारी होती है कार्डियोमायोपैथी, अच्छा, जिसमें हार्ट की मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती है, शिथिल हो जाती है बिना कोई कारण के। हम लोग सोचते हैं कि हर हार्ट की वजह से जो डेथ होती है वो अटैक से ही हो, ऐसा नहीं है। तो कार्डियोमायोपैथी एक बच्चों में बीमारियां होती है, एडल्ट्स में भी होती है, कुछ बहुत लो परसेंटेज में बीमारियां होती है जिसमें हार्ट की मांसपेशियां कम काम करती है। तो सामान्य कोर्स में रूटीन चलने फिरने में, सामान्य काम करने में, स्कूल कॉलेज होने में बहुत ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है। तो ये कार्डियोमायोपैथी मालूम नहीं पड़ती। जब बच्ची ने डांस किया स्टेज पे, तो क्या होता है, स्टेज पे बहुत ज़्यादा लाइट्स होती है, गर्मी भी हो जाती है। ऐसे में क्या होता है, एक्साइटमेंट भी रहता है। तो डांस करते करते डेफिनेटली कोई इनहेरेंट हार्ट की डिसीज रही होगी उसको, जिसको जैसे मैंने बताया कि कार्डियोमायोपैथी है, या कोई वॉल की बीमारी रही होगी जिसमें कि हार्ट की कोई वॉल उसका खराब हो जो पहले से डिटेक्ट नहीं हुआ। इन सब कारणों से जब हृदय को ज़्यादा काम करना पड़ा डांस करते टाइम, या तेज चलते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, दौड़ते हैं, हृदय तेज गति से काम करता है क्योंकि ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है पूरे शरीर में जी। पूरे शरीर को जिंदा रखने का काम हार्ट का ही है। हार्ट पंप करता है। सामान्य पंपिंग 70 से 75, मतलब 70 से 75 पंप करेगा 1 मिनट में। ऐसे में पंपिंग बढ़ जाती है क्योंकि पूरे बॉडी को ब्लड ज़्यादा लगता है, ब्रेन को, गुर्दे को, लीवर को। तो डेफिनेटली उस टाइम हार्ट ज़्यादा काम करता है, बहुत तेज़ी से काम करता है जी। डांस करते टाइम। और जब वो ज़्यादा काम करता है तो बॉडी की डिमांड बढ़ती है, तो हार्ट को भी ज़्यादा डिमांड ब्लड लगता है, उसको भी ज़्यादा ब्लड लगेगा। तो कुछ ना कुछ बीमारी रही होगी और ऐसे में हार्ट को भी ब्लड कम मिला, और हार्ट को ब्लड कम मिला और वो पंप करता रहा रिक्वायरमेंट के मुताबिक, शरीर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, और ऐसे में हार्ट फेल हुआ और हार्ट रुक गया। तो ऐसे मरीजों को, या जिसमें पेरेंट्स अपने बच्चों को कोई सस्पेक्ट कर रहे हैं कि कोई सांस की बीमारी हो, या एक बच्चों को पहले भी बीमारी थी, उसके छोटे ब्रदर को कम उम्र में उसकी भी डेथ हुई, तो हो सकता है फैमिलियल या परिवार में एक जेनेटिक बैकग्राउंड ऐसा हो कि हार्ट की बीमारी हो, इसको कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। तो इको की जांच से मालूम पड़ जाता है कि किस तरह की कोई बीमारी है।
जैसे कि हम सोनोग्राफी करते हैं ना पेट की, ऐसे हार्ट की सोनोग्राफी हम बोलते हैं, इको बोलते हैं, कार्डियक इको, उससे मालूम पड़ता है। तो शायद वो बीमारी रही हो, ये हमारा सोचना है, क्योंकि अब तो बच्ची रही नहीं, तो अब कहना मुश्किल है कि क्या रहा होगा। पर इतनी छोटी बच्चों को ऐसा हार्ट अटैक नहीं आ सकता। हार्ट अटैक तो एडल्ट्स में ही होता है, जिनको ब्लॉकेजेस डेवलप हो जाते हैं नसों में, और नसों में ब्लॉकेज डेवलप होने के कारण से वो नस पूरी बंद हो जाती है, सडनली चलती हुई नस बंद हो जाती है, जो कि नस तो चल रही है लेकिन ब्लॉकेजेस क्रिटिकल है हार्ट की नलियों में, और वो नस पूरी बंद हो गई किसी कारण से। तो उस नस की वजह से जो हार्ट की मांसपेशियों को जो ब्लड मिल रहा था वो ब्लड नहीं मिलता है, और वो अटैक आ जाता है। तो इसमें इस बच्चे का तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई इनहेरेंट हार्ट डिसीज रही होगी। इसमें तो हो सकता है सर, आप जो बोले रही हो, बट बहुत सारे ऐसे भी तो केस आ रहे हैं जहाँ पे कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, हेल्दी भी है, अच्छा चल फिर रहा था, और कुछ नॉनवेज भी नहीं खाता, ड्रिंक भी नहीं करता, स्मोकिंग भी नहीं करता। तो ये डेफिनेटली केस जब होते हैं कुछ तो परसेंटेज ऑफ केसेस ऐसे होते हैं। हम रूटीन चेकअप में भी देखते हैं कि बिना कोई रिस्क फैक्टर्स के, बिना कोई संकटकालीन तत्व के, जो हमको रिस्क फैक्टर्स को हम तत्व बोलते हैं संकटकालीन, जिनसे संकट आ सकता है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, स्मोकिंग की हैबिट है, फैमिली हिस्ट्री है हार्ट की, तो ये सब तत्व जो फैमिली हिस्ट्री होने के बिना कारण से भी कुछ परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स में हार्ट की बीमारियां हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा जो एशियन पॉपुलेशन है, साउथ एशिया की पॉपुलेशन है, इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेशी, हम लोग जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड है हार्ट की बीमारी के लिए, ज़्यादा प्रीडिस्पोज है, ज़्यादा है बीमारियां। बॉडी का स्ट्रक्चर छोटा है वेस्टर्न वर्ल्ड से, हमारे जो नसें, हार्ट की नसें भी पतली होती है, और वेस्टर्न वर्ल्ड या यूरोपियन जो सोसाइटी है उनकी नसों की साइज भी बड़ी होती है। तो जो बड़ी नस है, थोड़ा सा ब्लॉक है तो झेल पाती है, हमारी नसें पतली पतली है। बताओ मैं आपको किस तरह की नसें। सर एक मिनट प्लीज। ये देखिए हार्ट का मॉडल है ना जी। ये पूरा हार्ट, ये पंप करता है, ये मांसपेशियां है, ये जब पंप करता है हार्ट, तो पंप करने से ये जो है बड़ी नसें, महाधमनी, इसमें ब्लड जाता है और पूरी बॉडी में ब्लड डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये ऊपर जा रहा है ब्रेन में, ये नीचे जाके पूरे छाती में और पेट में, और पेट के डिफरेंट ऑर्गन्स और पाँव में जाता है। तो ये लाल लाल जो दिख रहे हैं ना, ये नसें जो निरंतर हृदय को ब्लड देती है, क्योंकि हृदय तो बिना रुके काम करता है जी, 24 घंटे काम करता है, तो उसको खूब ब्लड लगता है। तो इन नलियों में थोड़ा सा भी ब्लॉकेज आ जाता है और ब्लॉकेज बढ़ जाता है, तो ये 3 प्रमुख नसें होती है। ये फ्रंट की है, लेफ्ट साइड की, ये लेफ्ट साइड की पीछे की है, और राइट साइड की नसें। ये 3 प्रमुख नसें होती है। इनमें से एक भी नस में कोई क्रिटिकल ब्लॉक आ गया और वो ब्लॉक बढ़ गया, तो वो पोर्शन जो हार्ट का है, जैसे ये मांसपेशियां इधर का है, तो ये डेड हो जाएगी उस टाइम पे, तो ये काम नहीं करेगी। तो इस लेफ्ट साइड की मांसपेशी को ज़्यादा काम करना पड़ता है ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए, ऑक्सीजनेशन मेंटेन करने के लिए। ऐसे में हार्ट रुक भी सकता है। ये नसें अगर बड़ी बड़ी है, इनमें ज़्यादा ब्लड सप्लाई जा रहा है और ब्लॉक हो गया तो हम लोग जो हैं, इंडियन पॉपुलेशन ज़्यादा प्रीडिस्पोज्ड है हार्ट अटैक के लिए, जेनेटिक बैकग्राउंड के कारण से, हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर के कारण से, या हमारा खान पान बहुत ही अलग है वेस्टर्न वर्ल्ड से। हमारे खाने में बिना मक्खन, मलाई, घी के तो कुछ बनता ही नहीं ना। चिकनाई की तो वस्तु है कि बिना तो है ही। सर चिकनाई की वस्तु से एक बात याद आ रही है, अभी टीवी में ऐड आते हैं, हर जगह ऐड आते हैं, ये ऑयल खाने से हार्ट अटैक नहीं होगा, इस ऑयल से होगा। तो आज आप बता सकते हैं कौन सा ऑयल हम खाएं जिससे कि। हम तो ये बोलते हैं कि कोई सा भी ऑयल खाओ, लेकिन कम मात्रा में खाओ। मिनिमम सब्जियों में थोड़ा सा हम आधा चम्मच 1 चम्मच ऑयल रिकमेंड करते हैं। ऑलिव ऑयल सब अच्छा मानते हैं ऑलिव ऑयल, पर हमारा जो खान पान है, जो पैटर्न है हमारे खाने का, जो इंडियन फूड है, जैसे पंजाबी डिशेस बोल रहे हो या नॉर्थ इंडियन डिशेस, साउथ इंडियन डिशेस, तो हमारी जो डिशेस बनती है उसमें ऑलिव ऑयल सूट नहीं करता। तो हम लोग ट्राई कर सकते हैं, पर हमेशा पॉसिबल नहीं ऑलिव ऑयल का खाना खाना। आप कुछ समय के लिए खा सकते हैं, इसलिए या तो सनफ्लावर है, पीनट्स, मूंगफली का तेल है, कम क्वांटिटी में ले, ये हम रिकमेंड करते हैं। और घी, मक्खन, मलाई को थोड़ा सा अवॉइड करने का बोलते हैं कि हमेशा नहीं खाएं, सप्ताह में 1 या 2 बार खाइए। हमें सभी पेशेंटों को बोलता हूँ कि मक्खन, घी, बटर, चीज़, इसका सेवन कम से कम करें। पेशेंट को बोलते हैं सर, ये हेल्दी व्यक्ति के लिए भी है, जिसको हार्ट अटैक नहीं भी है, जिसकी फैमिली हिस्ट्री है हार्ट अटैक की, या फैमिली हिस्ट्री है, जिनको फैमिली में, परिवार में, माता पिता को, अंकल को या भाई बहन को किसी को हार्ट अटैक आया है, तो ऐसे व्यक्ति को खुद को अटैक आने की संभावना 3 गुना बढ़ जाती है, तो उनको भी रिकमेंड करते हैं। और जो हेल्दी व्यक्ति है, जिसकी पूरे परिवार में कोई हार्ट की बीमारी नहीं है,
तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि 45 से 50 साल की उम्र तक तो वो परहेज नहीं करे, लेकिन उसके बाद तो परहेज करना ही है, क्योंकि इन जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं हार्ट की बीमारियों के, अटैक आने के रिस्क फैक्टर्स में एक महत्वपूर्ण रिस्क फैक्टर एज है। उम्र के साथ साथ नसों में ब्लॉकेजेस होते हैं, हार्ट की नसों में ब्लॉकेजेस होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये जब हार्ट पंप करता है तो ये नसें जो है उस पर स्ट्रेस आता है। स्ट्रेस आने के कारण से ये जो ब्रांचेस होती है ना, जहाँ डिवाइड होती है, उन ब्रांचेस में ब्लॉकेजेस डेवलप हो जाते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं इसको, उम्र के कारण से। भले कोई रिस्क फैक्टर नहीं हो, खान पान बराबर है, संतुलित है, परहेज कर रहे हैं, कोई बीपी नहीं, शुगर नहीं, लेकिन उम्र के साथ साथ ब्लॉकेजेस की संभावना रहती है नलियों में। तो 50 के साल की उम्र तक आपने खूब खाया, खूब एंजॉय किया, लेकिन अब थोड़ा परहेज करना शुरू करें 50 साल के 50 के बाद। ये मेरा रिकमेंडेशन है। हमारी जितने भी सुनने वाले श्रोता हैं इंडियन पॉपुलेशन में, रिकमेंडेशन है कि 50 के बाद, 45 से 50 साल के बाद तो परहेज करना ही है। आपको खान पान में बदलाव लाना ही, ताकि आगे आने वाले समय में आप स्वस्थ रहे और कोई बीमारी नहीं लगे। सर, एक हेल्दी व्यक्ति को कोई सिम्टम्स ऐसा होता है कि उसको पता चल जाए हार्ट अटैक आने वाला है? मतलब मैं पता कर पाऊँ मुझे हार्ट अटैक आ सकता है। अभी एक और न्यूज़ आपने देखी होगी सर, वो बैडमिंटन खेलते खेलते ही उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ। अब समझ में कई बार ये नहीं आ रहा है हार्ट अटैक का जिस तरह से सीरियस कंसर्न होता जा रहा है, कि सबसे ज्यादा जो न्यूज आती है वो आती है हेल्दी लोगों की डेथ की। अभी क्या हो गया कि हम लोग थोड़ा सा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए एक्सरसाइज को लेके, स्पोर्ट्स को लेके, एक्टिविटी को लेके। एक लिमिट के बाद एक्सरसाइज बढ़ा नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा खेलते हैं या बहुत ज़्यादा दौड़ते हैं या ट्रेडमिल पे बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो धड़कन जो है बहुत तेज हो जाती है। एक सामान्य धड़कन 70 से 75 से बढ़ के 120 130 तक जाती है, तो उसके ऊपर जाएगी तो क्या होता है कि हृदय में भी एक तरह की इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस डेवलप होते हैं, बिजली बनती है जो धड़कन को नियंत्रित करती है। जैसे जैसे धड़कन बढ़ती है तो बिजली ज़्यादा बनती है, बिजली ज़्यादा बनती है तो एक असामान्य इम्पल्स बन जाता है जो हार्ट को असामान्य करके रोक देता है। तो ओवर एक्सर्शन तो करना ही नहीं है। जहां आपको लग रहा है कि सांस भर रही है, थकान लग रही है, तब अपने को ब्रेक लेना चाहिए थोड़ी देर की, और फिर ब्रेक लेके आप अपना या तो ट्रेडमिल वापस करें जो बच गई है, जितना आपको टारगेट है दिया गया है, या बैडमिंटन भी खेल रहे हैं या लॉन टेनिस भी खेल रहे हैं या रनिंग भी कर रहे हैं, तो एक लिमिट के बाद अपने को रोक देना चाहिए जहां आपको अपने को लगे कि थकान लग रही है, धड़कन बढ़ रही है। और ऐसे व्यक्तियों को, हमको क्या लगता है कि हेल्दी है, कोई बीमारी नहीं है, हमको सबको ऐसा लगता है। पर इन सब जो पेशेंट्स जो हम देख रहे हैं जिनको सडनली कुछ न कुछ हुआ, शायद स्मोकिंग करते हो, किसको मालूम, शायद गुटखा वगैरह खाते हो, टोबैको लेते हो, किसको मालूम, या ब्लड प्रेशर से ग्रसित हो, किसको मालूम, क्योंकि चेकअप नहीं करते ना हम लोग। हमने एक बार सर्वे किया, अच्छा, एक बार हमारा पत्रकारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी इसी सिलसिले में कि बातचीत करें या बताएं अवेयरनेस की, तो 40 से 45 पत्रकार ने, सबके हमने बीपी लिया। तो 50 में से 8 से 10 पत्रकारों का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। उनको पता नहीं। हाँ, उनको पता नहीं। हमारे देश में बीपी की बीमारियां तो बहुत है, स्ट्रेस का लेवल इतना बढ़ गया है कि ब्लड प्रेशर बहुत, 30 साल के 25 साल की उम्र के यंग जवान युवा आते हैं कि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, चेकअप करो, बीपी बढ़ा हुआ निकलता है। तो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज, दो बीमारियों की हमारे यहाँ बहुत भरमार है और बढ़ने वाली है आगे आने वाले समय, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ती आ रही है ना, तो परसेंटेज भी ज्यादा है ना। आज से 40 साल पहले हमारे यहाँ देश की पॉपुलेशन, शहर की पॉपुलेशन बहुत कम थी, तो परसेंटेज कम था तो हार्ट के पेशेंट भी कम थे और अवेयरनेस भी नहीं थी और मालूम भी नहीं पड़ता था। अब क्या होता है, मालूम भी पड़ता है सोशल मीडिया के कारण से, नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ गए हैं पॉपुलेशन बढ़ने के कारण से, और लाइफस्टाइल बदल गई ना। 2 व्हीलर 4 व्हीलर के बिना चलते कहाँ हैं हम लोग, तो इसको रोकें कैसे सर? प्रॉब्लम तो बढ़ती जा रही है। तो इसलिए आपको एक टारगेट फिक्स करना चाहिए कि 40 साल के हो गए हैं, है ना, अब 40 साल के बाद हमारा 3 से 4 साल में एक बार ट्रेडमिल कराएं, टेस्ट कराएं, बेल्ट पे चलाने की जांच होती है, ट्रेडमिल हर हॉस्पिटल में है, अवेलेबल है आजकल। 5 से 7 मिनट चलाते हैं हम मशीन पे, दौड़ते हैं, थोड़ा धीरे धीरे बढ़ाते हैं, और साइमल्टेनियसली हम ईसीजी लेते हैं, उसके मॉनिटरिंग चलता रहता है, वो ईसीजी पकड़ लेता है कि उनको कोई छुपी हुई हार्ट की बीमारी तो नहीं है। तो जैसे नसों में कोई ब्लॉकेजेस हैं, अगर ये नसों में ब्लॉकेजेस हैं और हार्ट चल रहा है लेकिन सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, ट्रेडमिल में क्या होता है? ट्रेडमिल में क्या, ये
उसको पेशेंट को थोड़ा दौड़ाया जाता है। इस पे कैसा इम्पैक्ट होता है हाँ, ये थोड़ा तेज चलता है हार्ट, ओके। दौड़ने से इसकी धड़कन बढ़ती है। तो जब धड़कन बढ़ती है तो ये मांसपेशियों को ब्लड ज़्यादा लगता है। तो मांसपेशियों को ब्लड ज़्यादा लगता है और कोई ब्लॉकेजेस है तो मांसपेशियों को ब्लड ज़्यादा लग रहा है लेकिन मिल नहीं रहा है, मिल नहीं रहा है, ब्लड कम मिल रहा है, मिल नहीं रहा बिकॉज क्योंकि ब्लॉकेजेस है, बिना कोई सिम्टम्स के छिपे हुए या बोले ब्लॉकेजेस अंदर। तो ईसीजी में मालूम पड़ जाएगा कि ये मांसपेशियों को ब्लड कम मिल रहा है। सिम्टम्स नहीं आएंगे, दर्द भी नहीं होगा, चेस्ट पेन नहीं होगा, पसीना नहीं आएगा, घबराहट नहीं आएगा, कुछ भी नहीं होगा। हाँ कुछ भी नहीं होगा, परंतु वो ईसीजी में मालूम पड़ जाएगा कि ये अब पेशेंट की धड़कन या पेशेंट को रोक दिया जाए, ट्रेडमिल रोक दी जाए, और उसको हम पॉजिटिव बोलते हैं कि टीएमटी पॉजिटिव है ये, मतलब कोई ना कोई ब्लॉकेज है। ऐसे पेशेंट को अपन मेडिकेशन पे रखते हैं, ब्लड थिनर्स, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ, धड़कन कंट्रोल करने की दवाइयाँ, और फिर एंजियोग्राफी की सलाह देते हैं। और ज़्यादा खतरनाक क्या है सर हार्ट के लिए, लो बीपी या हाई बीपी? लो बीपी जो है वो डाइट कम लेने से भी हो जाता है, ओवर एक्सर्शन से हो जाता है। कई बार हम सन में या गर्मी में ज़्यादा काम कर लेते हैं तो थोड़ा सा बीपी लो हो जाता है। तो लो बीपी से थोड़ा चक्कर आ सकते हैं, लेकिन खतरा इतना नहीं है। हाई बीपी से जरूर खतरा है, खतरा है। हाँ, बीपी बढ़ने से क्या होता है, बीपी जब बढ़ता है तो हार्ट पे वापस वर्कलोड बढ़ जाता है, हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है बीपी बढ़ने से, धड़कन बढ़ जाती है, और फिर जो नसें होती है, हमारे शरीर की जो नसें है वो बड़ी सॉफ्ट होती है, नरम से नाजुक होती है, कोई नस डैमेज हो जाती है, जिसे हम देखते हैं कि वो पेशेंट अभी तक तो अच्छा था, एकदम से गिर पड़ा तो मालूम पड़ा कि ब्रेन हेमरेज हो गया। ब्रेन हेमरेज इतना हो गया कि ऑपरेशन करके उसका ब्लड क्लीन करना पड़ा। ये क्या है, ये बीपी बढ़ने से हुआ। ब्रेन हेमरेज अपने आप नहीं होता है, उस इंसान को ब्लड प्रेशर की शिकायत थी जो उसने या तो इग्नोर करी, या दवाइयाँ टाइम पे नहीं ली, या एक्सर्शन हुई, एंजाइटी हुई, कोई कारण से बीपी बढ़ गया, और बीपी बढ़ने से नस डैमेज हो गई और ब्लीडिंग हो गया ब्रेन में। तो ब्रेन में ब्लीडिंग हो गया तो ब्रेन का भाग जो है वो दबने लग जाता है, प्रेस हो जाता है, क्योंकि ब्रेन भी एक बहुत सॉफ्ट ऑर्गन है। तो हाई बीपी के तो बहुत साइड इफेक्ट्स है, ब्रेन में डैमेज होना, कोई नस फट जाना, किडनी पे डैमेज होना। जो हाई बीपी के पेशेंट्स होते हैं जो अपने युवा अवस्था में बीपी कंट्रोल करके नहीं रखते, उनकी किडनी डैमेज हो जाती है, क्योंकि किडनी पे असर पड़ता है, बीपी का इम्पैक्ट पड़ता है, किडनी की जो सेल्स होती है, कोशिकाएं होती है, वो डैमेज हो जाती है, तो डायलिसिस पे चले जाते हैं। आप देखना ज्यादातर जो डायलिसिस वाले पेशेंट्स है वो यंगर जनरेशन, 35, 40, 45 वाले। सही है सर। क्योंकि इनका बीपी हाई हो जाता है, जो भी कारण हो, वो बीपी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं या करते नहीं है, ध्यान नहीं देते हैं, डॉक्टर की सलाह नहीं लेते, और डैमेज हो जाती है, तो फिर डायलिसिस करनी पड़ती है। तो मेरा तो ये मानना है कि थोड़ा सा भी कोई तकलीफ, सिम्टम्स लगे, अनयूजुअल सिम्टम्स, सामान्य से हटके, जैसे कि सर क्या? आज पढ़ा पेपर में, क्या? अमेरिका का डॉक्टर, उसने अपनी खुद की बीमारी की डायग्नोसिस मरीज से ली है। कैसे? अब वो मरीज आया उसके पास, वो बोलता है कि मेरे को 5-7 दिन से गैस हो रही है, एसिडिटी हो रही है ना। एसिडिटी क्या होता है ना, यहाँ पे जलन हो रहा है, जलन जैसा होता है सर। तो 4-5 दिन से उसको एसिडिटी रही, तो पेट के डॉक्टर ने बोला कि नहीं ये आपका तो एंडोस्कोपी दूरबीन डाल के देखिए, अंदर तो कोई अल्सर नहीं है, एसिडिटी भी नहीं है, एसिडिटी नहीं बन रहा। तो डॉक्टर ने बोला कि तुमको एसिडिटी तो नहीं है, लेकिन तुमको ये सिम्टम जो है, जो तुम समझ रहे हो कि एसिडिटी के है, गैस के, ये आपके सिम्टम्स हार्ट के हैं, हार्ट की वजह से एंजाइना है। चेस्ट पेन हार्ट की वजह से तो उसको हम एंजाइना बोलते हैं, और ये जलन भी एंजाइना है एक तरह का। कि फिर उसने उसकी एंजियोग्राफी एडवाइस करी, फिर वो घर गया, उसने अपनी वाइफ से डिस्कस करके ऐसा पेशेंट आया था, तो उसकी वाइफ बोली कि आपको भी तो ये सिम्टम्स थे 5-7 दिन से, यही के सिम्टम्स आपको भी हो रहे हैं एसिडिटी के। तो डॉक्टर ने अपनी भी एंजियोग्राफी करवाई और उसको भी ब्लॉकेज निकले। तो डॉक्टर ने अपने पेशेंट की बीमारी से खुद की बीमारी पकड़ी। ये आज ही पढ़ा मैंने, वो यूएस का डॉक्टर। मतलब ये कि हर बीमारी को या हर जलन को एसिडिटी नहीं माना जाए। सिंपल अगर इस तरह की तकलीफ हो रही तो एक ईसीजी करा लिया जाए आसपास हॉस्पिटल में जाके, ईसीजी रिपीट कर लिया जाए 6 घंटे बाद अगर तकलीफ हो रही है। 2 ईसीजी अगर नॉर्मल आते हैं और एसिडिटी की जलन की तकलीफ है तो अपन मान सकते हैं कि हाँ भाई ये तो एसिडिटी है, जलन है या गैस बन रही है। तो उसको इग्नोर नहीं करना। ज्यादातर केस में इनो पी लेते हैं। हाँ, कई बार ये केस एसिडिटी के लिए इनो पी लेते हैं, ये बात सही है। पर अगर हम उस एज ग्रुप में आ रहे हैं कि हार्ट की बीमारी हो सकती है 50 के बाद, 45 के ऊपर, 45 के तो जाके ईसीजी कराने में तो कोई नुकसान नहीं, 100-200 रुपए में ईसीजी हो जाता है।
तब कम से कम उस बीमारी से तो अपन बच गए ना। हो सकता है कि 10 से 15 पेशेंट्स ऐसे जो उनमें से 2 लोग भी ईसीजी पे पकड़ में 2 लोगों को भी निकलती है तो उसकी तो लाइफ बच सकती है ना। तो सर 2-3 ऐसे टेस्ट, एक तो आपने बोला ईसीजी, ईसीजी और हेल्दी हूँ मैं, हेल्दी हूँ जैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो अचानक जो हार्ट अटैक आ रहे हैं मुझे उसको इससे रोकने के बचना लिए है, अपने तो क्या को करना है? स्क्रीनिंग होती है, शरीर की स्क्रीनिंग होती है। कॉमन लैंग्वेज में बॉडी चेकअप, साहब हमको फुल बॉडी चेकअप कराना है। हाँ, सारे आजकल patient बिल्कुल सही होता है सर। तो फुल बॉडी चेकअप मतलब ये कि फुल बॉडी चेकअप की जगह अपन हार्ट का चेकअप करा लेते हैं। हार्ट का चेकअप मतलब स्क्रीनिंग होती है, जैसे एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप है या कार्डियक हेल्थ चेकअप है, उसमें हम ईसीजी करते हैं, एक्सरे करते हैं, टीएमटी भी कर लेते हैं, बेल्ट पे चलाने की जांच, तो इको भी कर लेते हैं, ये सब जांचें कर लेते हैं, कोलेस्ट्रॉल देख लेते हैं, शुगर देख लेते हैं, लिपिड प्रोफाइल। तो ये सब पैकेज में सिंपल 5,000 के पैकेज में सब जांच हो जाती है पूरी। और कितने साल में एक बार काफी है करवाना? देखो, एक बार ये सब रिपोर्ट नॉर्मल आई है तो आपने को 2 या 3 साल में उसको रिपीट करना चाहिए। हाँ। अगर एबनॉर्मल आएगी तो फिर डॉक्टर से सलाह लेके उसके हिसाब से करना है, और नॉर्मल आती है तो 3 साल में उसको रिपीट कर लेते हैं। सर आपके पास कोई ऐसा आता है नॉर्मल व्यक्ति? हाँ। ज्यादा पेशेंट तो आते हैं, नॉर्मल व्यक्ति आते हैं मैं रोज 25 से 30 पेशेंट दिन में देखता हूँ, 25 से 30 पेशेंट शाम को देखता हूँ, तो टोटल 60 पेशेंट जो आते हैं, 50-60 पेशेंट दिन भर में, उसमें से 5 से 10 पेशेंट ऐसे आते हैं जो घबराए हुए रहते हैं। अच्छा, जिनको कुछ हुआ नहीं, उनको नहीं होती, बाजू वाले को देख के आए हो? मैं उनको ईसीजी करके देखता हूँ, उनके टीएमटी करके देखता हूँ, वो नॉर्मल निकलती है, तो मेरे को इस बात की खुशी होती है कि भाई कम से कम अवेयरनेस तो है। अब आ रहे हैं लोग, अवेयरनेस करके आ कि रहे भाई वो पड़ोस में इसको हो गया, पड़ोस में दूसरी जगह पेशेंट को हार्ट अटैक हो गया, या घबरा के आए। हाँ। नहीं, ऐसे आते हैं सर लोग कि साल में एक बार सर को मुझे बस चेकअप कराना है, अभी वो अवेयरनेस नहीं आई। एक बार आते हैं, नॉर्मल निकलती तो फिर वापस नहीं आते, उनको लगता है कि अब आगे से कोई प्रॉब्लम अब आने की जरूरत नहीं है। पर अवेयरनेस थोड़ी तो है, ऐसा नहीं है सर कुछ पेशेंट्स में अवेयरनेस है, पर हमारी जो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, बहुत, हम दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे देश की है, तो नंबर ऑफ पेशेंट हमारे पास बहुत है, ज़्यादा ही है। बट क्या उसके लिए सिर्फ लाइफ स्टाइल रिस्पॉन्सिबल है हार्ट अटैक के लिए? डॉक्टर के पास जाने से लोग डरते हैं कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो कोई बीमारी निकल आएगी, ये एक तो डर है। तो मेरा सजेशन ये है कि आप डॉक्टर के पास जाके चेकअप तो करवा लो, कम से कम मालूम तो पड़ जाए। तो ये जो मशीनें हैं आजकल की, मशीनें बहुत अच्छी है। एक सिटी स्कैन में भी एंजियोग्राफी हो जाती है आजकल, उसको हम कॉमन भाषा में बिना तार वाली एंजियोग्राफी बोलते हैं, कि बिना तार डाले एंजियोग्राफी हो गई। तो आपको अपनी पूरी की पूरी हार्ट की पिक्चर दिख जाती है ना, कि भाई कुछ है अंदर, ब्लॉकेजेस है या नहीं है, कि शुरुआत है कम से कम। अगर शुरुआत भी है तो क्या प्रिकॉशन लेना, डाइट में ध्यान देना, कोलेस्ट्रॉल की गोलियां देना, और एक्सरसाइज करना, खाने में बदलाव करना, तो वो सब एडवाइस तो अपन डॉक्टर से ले सकते हैं, ताकि आने वाले 10 साल बाद बीमारी नहीं हो। शुरुआत हुई बीमारी की, अगर आपको पहले से मालूम पड़ गया कि शुरुआत है, 5% ब्लॉक है, 10% ब्लॉक है, 15% ब्लॉक है, मतलब आगे आने वाले 10 साल में हो सकता है, तो उसका प्रिकॉशन अभी से ले लेना। आपने बोला लोग डॉक्टर के पास आने से अभी भी डरते हैं। हाँ, डरते उसकी एक वजह और है सर, बहुत बार लोग न्यूज में ये भी पढ़ते हैं कि डरा दिया गया। हाँ, ये बात। तो एक चीज और है सर, कुछ डॉक्टर ऐसा भी करते हैं, इतना डरा के, नहीं, मैं मान रहा हूं, सर्जरी की जरूरत नहीं थी वो भी सर्जरी भी करते। न्यूज़पेपर में कई बार ऐसे खबरें आती हैं कि सर्जरी की जरूरत नहीं थी तब भी सर्जरी किया। इससे बचने के लिए कैसे? मान रहा हूँ कि कभी कभी ऐसा हुआ होगा कि ब्लॉकेजेस कम थे, तो आप एक सेकंड ओपिनियन ले लो। एक डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कुछ एडवाइस की, तो इमीडिएटली आप दूसरे डॉक्टर के पास जाके सेकंड ओपिनियन ले सकते हो कि ये जो डॉक्टर ने एडवाइस की वो जरूरी है कि नहीं है। पर कम से कम आप बड़ी बीमारी से तो बच जाओगे ना। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम दूसरी है हमारे देश में, लोग मेडिक्लेम नहीं करवाते, मेडिक्लेम इंश्योरेंस नहीं कराते। इंश्योरेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे कंट्री में बहुत सस्ता है इंश्योरेंस। अमेरिका है, यूरोप है, डेवलप्ड कंट्रीज में तो जो प्रीमियम बहुत ज़्यादा आती है। एक यंग कपल का इंश्योरेंस अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख का इंश्योरेंस भी मुझे लगता है कि साल भर की 20 से 25 हज़ार भी नहीं प्रीमियम लगती है। 20 हज़ार की प्रीमियम में पूरा इंश्योरेंस हो जाता है, और 2-3 लाख में तो अपना बहुत अच्छे से अच्छा इलाज हो जाता है इस देश में। आप सोचो ना। सही है। तो सर जब ऐसा कोई बाईपास कितने में होता है? 2.25 लाख में तो बाईपास हो जाता है। ओके। हाँ, इंदौर में। आपके यहाँ पर? हाँ,
एंजियोप्लास्टी हो जाती है, 1.25 लाख 1.5 लाख में एंजियोप्लास्टी हो जाती है। आप कब सर लोगों को रिकमेंड करते मैं हैं? सबको बोलता हूँ कि मेडिक्लेम कराएं। नहीं, मेडिक्लेम के अलावा आप कब बोलते हैं कि सर्जरी जरूरी है? आप कितना कोई नहीं, फैक्टर सर्जरी होता है? तो तब जरूरत होती है जब तीनों नसों में क्रिटिकल ब्लॉकेजेस आते हैं। क्या आप ऐसे भी केस होते हैं सर कि जहां आप दवाइयां देके ही हाँ, ठीक कर जिनको देते हैं? माइनर ब्लॉकेजेस दवाइयों पे चलते हैं, जो क्रिटिकल नहीं होते हैं, या 3 में से 1 नस में ब्लॉक है, 2 नस अच्छी चल रही है, सपोर्ट कर रही है, तो दवाइयों पे चल जाती है। या थोड़ा सा बताएंगे सर, सर्जरी की जरूरत कब होती है? हाँ, ये देखिए, ये नलिया डली हुई बाईपास की। अच्छा, ये बाईपास हुआ है? हाँ, ऐसा। अब जैसे ये ब्लॉकेज है 3 नसों में, ये जैसे राइट साइड की नस है। ठीक है। अब इसमें यहाँ पहले ब्लॉक हो गया, क्रिटिकल ब्लॉक। क्रिटिकल ब्लॉक मतलब 70-80% से ऊपर को क्रिटिकल बोलते हैं। 70-80? 70 के ऊपर, 70 से कम को क्रिटिकल नहीं बोलते, ठीक है। दवाइयों पे चल जाते हैं। तो तो ये अगर सिर्फ एक ही ब्लॉक है और 2 चालू है तो क्या होगा सर? एक ही ब्लॉक है, 2 चले तो एंजियोप्लास्टी से काम हो जाता है ना, हो जाएगा। स्टेंट्स हो जाता है। एक अगर है ऐसे तो ठीक है। तो जब जैसे ये इधर एक बाईपास डला है, इधर एक बाईपास डला है ना, पीछे की नस में से तीनों नसों में क्रिटिकल, 3 प्रमुख नसें होती है जैसे मैंने बताया, तीनों नसों में अगर क्रिटिकल ब्लॉक है 70-80% से ऊपर और लंबे लंबे ब्लॉक जैसे डिफ्यूज डिसीज बोलते हैं, तो फिर बाईपास की जरूरत पड़ती है। और इमीडिएटली जरूरत पड़ती है? नहीं, कुछ टाइम दवाइयों पे चल सकता है, परहेज करें, दवाई लें और ज़्यादा एग्जर्ट नहीं करें। फिर एक बार फैमिली का डिसीजन होता है तो फिर हम उसको, फैमिली डिसाइड करती है कि आने वाले समय में खतरा टल जाए, तो फिर सर्जरी बाईपास की एडवाइस दे देते हैं, क्योंकि हर कोई एक्टिव रहना चाहता है ना। कोई भी चाहेगा नहीं कि मैं घर पे ही रहूँ, रेस्ट करूँ और कहीं बाहर नहीं जाऊँ, ट्रेवल नहीं करूँ, एग्जर्शन नहीं करूँ, काम नहीं करूँ, क्योंकि आजकल की लाइफस्टाइल थोड़ी एक्टिव लाइफस्टाइल है। हमें सब जगह जाना है, मिलना जुलना भी जाना है, सोशल पार्टीज भी अटेंड करना है, ट्रेवल भी करना है, बाहर भी घूमने जाना है। तो लाइफ कैसे एंजॉय करना है? एंजॉय करने का तरीका, एक रिलैक्स माइंड को रिलैक्स करने का ये भी तो तरीका है। आप दोस्तों से मिलो, उनके साथ उठो बैठो हंसो, उनके साथ थोड़ा सा खाओ पियो और ट्रेवल करो। रिलैक्सेशन कहाँ है माइंड का? यही तो है। सर आपका लाइफ भी बहुत बिजी है, हम लोग अभी वेट कर रहे थे। इतना सारा लोग आपका वेट करते हैं एंड अभी 9 बजे है, आपने इतने सारे पेशेंट देखे, ये किए हैं, और सबसे खास बात है आपके चेहरे पे वही स्माइलिंग, वही पॉजिटिविटी थी। आप कैसे अपने आप को इतना खुश मैंने और अलग रखते हैं सर? मैंने अपने ग्रैंडफादर से सीखा है। मेरे दादाजी, मैं जब छोटा था स्कूल में जाता था तो मेरे दादाजी को मैंने बहुत काम करते हुए देखा। हमारी एक डिस्पेंसरी थी, उस जमाने में तो अपन डिस्पेंसरी बोला करते थे ना। डिस्पेंसरी का मतलब होता है डिस्पेंस करना, दवाइयाँ बना के देना। तो मेरे दादाजी दवाइयाँ बना बना के देते थे, बॉटल लेके आते थे पेशेंट्स, उसमें सॉल्यूशन डाल के दवाई बना बना के दिया करते थे, मिक्सचर बोलते थे। तो मैंने बचपन में जब बड़ा होते होते मैंने उनको देखा कि वो सुबह से लेकर रात तक, शाम तक, लेट नाइट तक 2 या 3 अलग अलग डिस्पेंसरी थी, वहाँ जाके पेशेंटों का इलाज करते थे। तो वो शायद दिमाग में मेरा बैठ गया है कि दादाजी ने इतने सारे पेशेंट्स को ठीक किया। मेरे ग्रैंडफादर यशवंत रोड पे प्रैक्टिस करते थे, फिर सिंधी कॉलोनी में प्रैक्टिस करते थे, उधर जाते थे। तो आज भी कुछ पेशेंट जो सिंधी कॉलोनी तरफ के आते हैं, बोला आपका दादाजी ने, हम जब छोटे बच्चे थे तो हम उन्होंने इलाज किया था, अब आप हमारा बाईपास कर रहे हैं। तो प्रेरणा मेरे ग्रैंडफादर से मिली, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर डॉक्टर रहे, फिर मेरे फादर भी, वो तो अभी भी हैं, जाते हैं क्लिनिक, वो भी डॉक्टर रहे। तो थोड़ा फैमिली ट्रेडिशन देख के शायद मुझे भी लगा कि जब हमारे परिवार ने इतने लोगों को ठीक किया है, लोगों की सेवा की है, मरीजों की सेवा की, तो फिर मैं भी इसी लाइन में आ गया। अच्छा, मेरे से ये भी पूछते हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया भी रहे और वहाँ क्यों नहीं रुके? तो आने के वापस था, ट्रेनिंग के पर्पज से गया था, ट्रेनिंग के लेके वापस आ गया मैं। सर आप करीब 29,000 सर्जरी कर चुके हैं। हाँ, 29,000 दिल देख चुके हैं सर आप, हार्ट देख चुके हैं, अलग अलग तरह के देखे हैं। तो आपको सर अभी देख के, इंसान से बात करके, उसकी टेस्ट रिपोर्ट देख के कितने जल्दी क्लिक होता है? मुझे बहुत जल्दी मालूम पड़ जाता है कि इस पेशेंट को रियल में कोई बीमारी है या नहीं है, या इसको क्या आगे होने वाला है, या इनको सिर्फ अश्योरेंस भी देना पड़ता है ना। मैंने बोला ना, जैसे कि 50-60 पेशेंट में से 8-10 पेशेंट को सिर्फ साइकोलॉजिकल काउंसलिंग लगती है कि आपको कोई बीमारी नहीं है, आपकी उम्र भी नहीं बीमारी की। कई यंग पेशेंट आते हैं ना, तो उनको डर बैठ जाता है, तो उनका डर निकालना पड़ता है। अभी हम बाहर बैठे थे तो आपके जो असिस्टेंट हैं वो एक को यही समझा रहे थे कि तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, तुम्हें खुश रहना है। तो हमें बड़ा अच्छा लगा कि हॉस्पिटल में ऐसी भी बातें हो रही है जो डर पैदा किया गया है। सर अभी जो पिछले दिनों कुछ घटनाएं घटी हैं, उनकी वजह से समाज में
देश में, पूरी दुनिया में जिस तरह से लोगों ने वीडियो देखी, डर हो गया है। अपने बच्चों को लेके डर है, खुद को लेके डर है, परिवार को लेके डर है कि कल कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। तो ये डरने की जरूरत है सर? नहीं नहीं, ये तो देखिए बहुत रेयर इंसिडेंट है। ये अपने जो एक दो केस हमने जो देखे कि बच्ची को डांस करते हुए गिर पड़ी है, या फिर दूल्हा, या आपने सुना है जैसे उस टाइम पे वो भी गिर पड़ा। तो ये बहुत रेयर इंसिडेंसेस है ना। इसका मतलब नहीं है कि एक को हो गया तो सबको होगा, नहीं। ये तो एक तरह का इससे कई बार एक्सीडेंट हो जाता है ना, जो अपने हाथ में नहीं है। कुछ चीजें, चलती हुई गाड़ी का पहिया निकल गया, या प्लेन क्रैश हो गया, ये तो अपने हाथ में नहीं है। ये तो कुछ होना था, अनहोनी होना थी, वो हो गई। तो इससे पूरा समाज को डरने की जरूरत नहीं है। जो अपना समाज है, जो हम लोग अपना सामान्य कार्य कर रहे हैं, वो करते रहे। और कुछ भी अनयूजुअल तकलीफ लगे कि कुछ सामान्य से हटके हमें कुछ हो रहा है, तो फिर डॉक्टरी सलाह लें इमीडिएटली। पर डर के जीने से तो मतलब नहीं। इससे तो अच्छा है कि अपन जाके डॉक्टर से जांचें करवा ले अपनी। अच्छा, इसको बहुत ज्यादा डर है, तो डर को निकालने के यही है तरीका। हाँ, जांच करा लो, जांच करा ले एक अच्छे डॉक्टर के पास जाके, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाके अपनी सब रेगुलर बेसिक जांचें करा ले। वो कि भाई हमारे को जाके बोले कि मुझे डर लग रहा है, तो ठीक है, मैं सब जांचें कर लेता हूँ। जांचें करके उसको रिपोर्ट सामने दिखे कि सब नॉर्मल है, तो वो डर निकल जाएगा। कई लोगों को लगता है कि आप तक पहुंचना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, वहां जाएंगे तो पता नहीं नंबर आएगा कि नहीं। बट जहां तक मैं जानता हूं, जैसे अभी आप हमें बोल रहे थे कि मैं सबसे पहले पेशेंट देखूंगा, हाँ। और आपने सभी को देखा भी। 9 बजे आप फ्री हुए, फिर हमसे बात कर रहे। तो सर, आपसे कोई भी आके मिल सकता है और बिना आप? हाँ, मैं यूजुअली किसी को मना नहीं करता हूँ। कोई दिखाने आता है तो भले ही कितना भी लेट हो जाओ, तो मैं देख ही लेता हूँ। पर मैं चाहूंगा कि अपॉइंटमेंट का सिस्टम होता है, अपॉइंटमेंट लेके आए तो अपॉइंटमेंट लेके आए ज्यादा अच्छा होता तो ज्यादा है। अच्छा। पर जीवन में डर से कोई फायदा नहीं है। डर से तो मानसिक तनाव बढ़ता भी है, डरने से। और मानसिक तनाव बढ़ने के साथ साथ फिर हमारे को ब्लड प्रेशर की बीमारियां, शुगर की बीमारियां, ये सब उसी से होती है। तनाव लेने से ही तो ये सब बीमारियां होती है। तो तनाव को तो दूर करना बहुत जरूरी है, रिलैक्स होना जरूरी है। समय के साथ हमें कुछ समय, हम जो दिन भर काम करते हैं, काम करने के बाद अपने को आपको रिलैक्स करने के कई तरीके हैं, वो रिलैक्स होना जरूरी है। और बच्चों के लिए कुछ स्पेशल है सर, कि बच्चों को कैसे देखा जाए कि इसको कोई हार्ट से संबंधित बीमारी तो नहीं? उनको भी वही टेस्ट कराना है या कुछ अलग है? बच्चों को अगर अपने को लगता है कि थोड़ा सा चलने में, दौड़ने में सांस भरती है, या डाइट अच्छी नहीं है, खाना पीना कम है, वजन नहीं बढ़ रहा। बच्चों का अगर वजन नहीं बढ़ रहा है, या बार बार सर्दी खांसी बुखार होता है, सांस भरती, तो फिर ऐसे में डॉक्टर की सलाह लेके एक इको करा लिया। हार्ट की जांच होती है, सिंपल कार्डियक इको करा के मालूम पड़ जाता है कि कोई बीमारी नहीं है। सर, हार्ट अटैक के बाद दवा ले ली, सर्जरी हो गई, उसके बाद वो इंसान नॉर्मल लाइफ जी सकता है या कोई खतरा है? एकदम नॉर्मल। एक बार अगर अटैक भी आता है और उसके बाद उसका इलाज हो गया है, दवाइयों का इलाज है, या जो डॉक्टर ने सलाह दी, एंजियोप्लास्टी है या बाईपास है, जो होने के बाद तो उसकी लाइफ नॉर्मल हो जाती है, बशर्ते कि उसकी मेजर अटैक नहीं आया है। अगर कोई एक अटैक आता है, लोगों ने इग्नोर करते हैं, फिर दूसरा अटैक आ जाता है, तो फिर हार्ट ज़्यादा कमजोर हो जाता है, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होती है आगे। पर पहले अटैक में अगर हम संभल जाए और डॉक्टर की सलाह से अपना इलाज करवा लें, जांच करवा लें, और जैसा जो कार्डियोलॉजिस्ट बोले उसको उसके हिसाब से इलाज कर लें, तो फिर नॉर्मल लाइफ, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। फिर कोई उसमें कोई ऐसे घबराने की बात नहीं। अगर आपको अपने को मालूम ही है, डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे प्रधानमंत्री हैं, पूर्व प्रधानमंत्री। पहले उनका एक बाईपास हो चुका था। प्रधानमंत्री रहते रहते उनका वापस कुछ प्रॉब्लम हुई, तो सेकंड बाईपास हुआ। मेरे ख्याल से 80 के बाद की उम्र में भी सेकंड बाईपास हुआ। तो स्वस्थ तो थे ही, तभी तो वो प्रधानमंत्री बने। बाईपास सर्जरी करने के बाद भी वो प्रधानमंत्री की पोस्ट पे रहे और उन्होंने पूरे देश को संभाला। तो इसका मतलब यही है कि इतने बड़े ओहदे पे भी, बाईपास कराने के बाद भी अपन इतने बड़े ओहदे पे जाके काम कर सकते हैं, पूरे देश को संभाल सकते हैं। अभी आपने चूंकि ऐसे बात की, तो मुझे याद आया कि अभी हमारे विधायक जी हैं जो मधु वर्मा जी, हाँ, तो उसमें आप गए थे। हाँ, उनका केस भी ऐसा था सर, वो घर से निकल रहे थे और अचानक वो हो गया। वो क्या हुआ था सर? और उनको कुछ समय से तकलीफ थी। अच्छा। हाँ, वो बोल रहे कि अभी बीजेपी ने मुहिम चलाई थी, सदस्यता की, मेंबरशिप बढ़ाने की मुहिम, तो उसमें बहुत बिजी थे। तो बोले मेरे को तकलीफ थोड़ी हो रही थी। क्या तकलीफ हो रही थी सर? उनको थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता था चेस्ट में, हल्का सा भारीपन लगता था कभी कभी। पर बोला मैं बहुत बिजी था, और इस जो मुहिम चल रही थी बीजेपी की मेंबरशिप वाली, उसमें बहुत बिजी था, तो मैं दिखा नहीं पाया। फिर जब मेरे को ज्यादा तकलीफ हुई, तो दर्द, जबड़े में दर्द हुआ,
अच्छा, ये भी एक सिम्टम्स है सर? हाँ, जबड़ों में दर्द हुआ तो डेंटिस्ट को दिखाने गए तो नहीं, उसने बोला कि दांतों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है। तो इतने में ही उनको घर पे वो गिर पड़े, तो उनका गार्ड ने संभाला और इमीडिएटली शायद पंपिंग करी, ऐसा बताया गया, और लेके आया था। तो मैं उनसे मिला था सर्जरी के पहले भी, और सर्जरी में तो मैं गया ही था। हम्म, तो व्यस्तता के कारण से वो डॉक्टर के पास नहीं जाए, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप व्यस्त है तो भी टाइम निकालें, टाइम निकाल के डॉक्टर से सलाह लें और जांच कराएं, ताकि जबड़े ऐसी में भी स्थिति दर्द होता है? हाँ, जबड़ों में भी होता है। तो और क्या सिम्टम्स होते हैं सर, एक कुछ जो अनकॉमन सिम्टम्स? हार्ट अटैक के सिम्टम्स ये तो सबको मालूम है कि लेफ्ट साइड में दर्द होता है, सभी को मालूम है। ठीक है, लेकिन उसके अलावा कभी कभी दोनों शोल्डर में पेन होता है, ठीक है। कभी कभी सामने की जगह पीछे दर्द होता है, हाँ, कभी कभी जबड़ों में दर्द होता है इधर। ये सब हार्ट के सिम्टम्स होते हैं। कभी कभी पेट में दर्द होता है, जिसको अपन गैस समझते हैं या जलन मानते हैं। तो ये सब हार्ट के सिम्टम्स हैं। तो उसमें तरीका वही है कि पहले टेस्ट कराना। सबसे पहले जाके ईसीजी कराएं। और ये भी बहुत बड़ी सीख है कि इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए कि बाद में करूँ। उसको तो इमीडिएट लेना चाहिए। तो उनका फिर बाईपास किया आपने? हाँ, उनका बाईपास हुआ? अच्छे स्वस्थ है, नॉर्मल लगे, स्वस्थ है। सर एक और चीज है कि सीपीआर को आप कैसा मानते हैं? सभी को आना चाहिए, ट्रेनिंग मिलनी चाहिए इसकी? सीपीआर की ट्रेनिंग होना चाहिए, क्योंकि ये तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि जीवन बचाया जा सकता है किसी का। तो क्या एजुकेशन में लाना चाहिए, हमारे स्कूल कॉलेज में भी ये लाना चाहिए? स्कूल के बच्चों को तो संभव नहीं होगा, बड़े बच्चों को जैसे कॉलेज में तो ये करना चाहिए। कई बार हॉस्पिटल्स की स्टाफ के लोग जाके भी सीपीआर की डेमो करके, डेमोस्ट्रेशन देके सिखाते हैं। हाँ, पर ये डॉक्टर ही सिखा सकता है। हाँ। तो कॉलेज के कैंपस में एक जो डॉक्टर वहाँ पे अपॉइंट किया जाए, तो वहाँ के रेगुलर बेसिस पे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम दे सकता है सभी कॉलेज। सीपीआर जिसमें किया जाता है। हाँ, वो हार्ट की पंपिंग, उसको लेटाते हैं, हार्ट को पंपिंग करते हैं, ताकि हार्ट को पंपिंग करने से क्या होता है, ऊपर से पंप करते हैं तो दबता है हार्ट। दबता तो ये वेंट्रिकल है, ये वेंट्रिकल दबेगा तो ये ब्लड ऊपर जाएगा, आगे जाएगा। तो हार्ट पंप नहीं हो रहा है, तो हार्ट अगर पंप नहीं हो रहा है तो वो ऊपर से पंपिंग करके हार्ट को चालू किया सकते। अभी क्या, जैसे किसी को कार ड्राइव करते करते चेस्ट पेन हो गया, बहुत ठीक है, तीव्र दर्द हो गया, और उसको लग रहा है कि मेरे को हार्ट का पेन है और हॉस्पिटल थोड़ा दूर है, क्या करना चाहिए? खांसी करना चाहिए ऐसे कॉफ। अच्छा, हाँ, तेजी से कॉफ करना चाहिए। कॉफ करने से क्या है कि जो लंग्स है वो एक्सपांड होते हैं। हार्ट क्या होता है, ये बीच में है, दोनों तरफ ऐसे लंग्स है। वो कफ करने से क्या है, हार्ट पे प्रेशर आएगा, थोड़ा तो हार्ट वो पंप करेगा ब्लड, तो थोड़ा समय मिल जाए हॉस्पिटल पहुंचने का। या कभी जैसे हार्ट रुक गया है, धड़कन असामान्य हो, हार्ट रुक गया, तो खांसने से कुछ समय है, रुकने के बाद भी अपने पास कम से कम 1 से 1.5 मिनट रहता है, जब तक कि रुकने के बाद, हाँ, कॉन्शियसनेस जाने के पहले। तो खांसी करेंगे, तो खांसने से क्या होता है कि हार्ट पे प्रेशर पड़ेगा, दबाव पड़ेगा। तो दबाव पड़ने से उसकी मांसपेशियां जो है वो चालू हो जाती है। कभी एक रेमेडी है एक तरह की, कुछ भी नहीं है तो कुछ ट्राई किया जाए। कुछ लोग कुछ एक गोली का नाम रखते हैं कि वो जेब में रखिए, सॉर्बिट्रेट बोलते हैं उसको, जीमान की झटने की दवा है, रखना चाहिए वो जेब पॉकेट। वो भी डर बैठ जाता है ना। अच्छा, अगर कोई बीमारी की सिम्टम्स हो या कोई फैमिली हिस्ट्री हो या कोई कारण हो तो रखना चाहिए, अदरवाइज रखने की। हाँ, हर कोई रखेगा तो फिर डर बैठ जाएगा। ये भी एक डर का ही वजह है कि फिर आदमी फिर ये सोचेगा गोली लेके घूम रहे तो आएगा ही। हाँ, वो फिर डर बैठ जाता है कि हाँ, जो पेशेंट्स एल्डरली है, जिनको हार्ट की बीमारी है, डॉक्यूमेंटेड है या कोई तकलीफ हो रही है, तो वो रख सकते हैं। लेकिन हर इंसान तो रखे ठीक नहीं। सर एक और चीज थी, कॉस्ट कितनी आती है अगर सर्जरी कोई कराता है? तो एक सामान्य एंजियोग्राफी अपनी इंदौर में 8,000 10,000 से लेके 15 से 20, 8,000 10,000 20,000 में हो जाती है एंजियोग्राफी। एंजियोप्लास्टी 1.5 लाख से 15 लाख में हो जाती है। 1.5 से पौने, सिंगल स्टेंट की, 2 स्टेंट की करीब 2-2.25 लाख में हो जाती है। अभी आपने एक और कुछ नया रिकॉर्ड बनाया था, मैंने भी पढ़ा था कुछ दिन पहले कि आपने जो सर्जरी की थी 2-3 महीने पहले का एक न्यूज़ था, एक अलग तरह की सर्जरी थी वो। हाँ, हमारे एक पेशेंट थे जिसका हमने वॉल चेंज किया था और कुछ, हाँ, 12 साल पहले। हाँ, तो उसका वॉल जो है, लेदर का वॉल खराब हो जाता है 12-13 साल में। तो अब वो शरीर कमजोर हो गया था और उम्र ज्यादा हो गई थी, तो सेकंड ऑपरेशन करना संभव नहीं था। फिर तो उनका जो वॉल मैंने लगाया था, यहाँ से जांग की खून की नस से अंदर वॉल डाल के नया वॉल डाल दिया, फुला दिया उसको। पुराने वॉल में ही एक नया वॉल डाल दिया, इसको बोलते हैं वॉल इन वॉल। इसमें बताएंगे सर कहाँ पे डाला था इसमें? मतलब यहाँ से डाल दिया? ओह, ऐसे। हाँ, ये दोनों चैम्बर है ना,
राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। हाँ। अब लेफ्ट वेंट्रिकल मतलब ये जो है सबसे महत्वपूर्ण चैम्बर होता है, ये पंप करता है ब्लड। हाँ। ऊपर लेफ्ट एट्रियम में यहाँ से ये वॉल खुलता है तो ब्लड यहाँ आता है। तो उसका ये वॉल चेंज कर दिया हमने 12 साल पहले। अब ये वॉल खराब हो रहा है, वो लीक कर रहा है। लीकेज मतलब क्या है? ब्लड का डायरेक्शन यहाँ से यहाँ और यहाँ से आगे बढ़ता है, तो ये ब्लड उल्टा आता था, तो ये लीकेज की वजह से। तो अब क्या है, वापस चेम्बर हार्ट को ओपन करके ऑपरेट करना संभव नहीं था क्योंकि वो कमजोर हो गए थे। तो ये जो हमने वॉल बदला था मैंने 12 साल पहले, उसी वॉल के अंदर एक वॉल दबा के फुला दिया, बिठा दिया वो। तो वॉल, पुराने वॉल के अंदर एक नया वॉल डाल दिया। आप रिस्क लेते हैं सर? रिस्क लेना पड़ता है। रिस्क इस चीज में कि रिस्क इसलिए लेता हूँ मैं क्योंकि कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिसको सब मना कर देते हैं, फिर आप तो मेरे पास आते हैं तो मैं उनको थोड़ा समझा के, रिस्क बता के कि नहीं करने में तो 100% रिस्क है, तो करने में अगर रिस्क 30-40% भी है या ठीक होने की संभावना 70-80% भी है, तो फिर ऐसे में मैं रिस्क लेके सर्जरी कर ऐसे देता हूँ। भी कभी होता है जब आप सर्जरी करते हैं कि पता नहीं क्या होगा, बट चलो करके तो देखते हैं, बिकॉज ऐसे जाने नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। अगर वो पेशेंट साइंटिफिकली या मेरे तजुर्बे के आधार पे या मेरे जो टीम के डॉक्टर्स है उनसे ओपिनियन लेके लगता है कि नहीं हमें रिस्क लेना चाहिए, ठीक होने की संभावना 70-80% के ऊपर है, तो करेंगे। अब जहाँ 50-50% चांस है या बिल्कुल ही चांस नहीं है, तो फिर मना करना पड़ता है ना। फिर आप मना कर देते कि नहीं हाँ, मतलब जहाँ लग रहा है कि पेशेंट की अब कोई पेशेंट ऐसा है जिसका ब्लड प्रेशर ही नहीं आ रहा है, बीपी 50 ही है, 60 ही है, या उसके हार्ट बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा है, 10% ही पंपिंग कर रहा है, तो ऐसे में हमें लगता है कि 100% चांस है कि ये नहीं बच पाएगा ऑपरेशन, तो फिर मना करना पड़ता है, दवा गोली पे जितना समय निकल जाए। ऐसा कोई केस हुआ है सर जहाँ पेरेंट्स ने बोला रहने दीजिए और आपने बोला किया और फिर वो ठीक होकर चले गए? नहीं, पेरेंट्स अगर मना करते हैं तो अपन ऐसा नहीं हो सकता। बिना कंसेंट के, बिना परमिशन के तो ऑपरेशन कर ही नहीं सकते ना। उनको एक्सप्लेन करना ही होता है। हाँ, वो तो समझा के, बता के फायदा क्या है, बट कई जगह ऐसा हुआ कि आपने मना किया और उन्होंने बोले सर प्लीज आप कर दीजिए और आपने किया हो? हाँ, कभी कभी होता है। हाँ। पहले मैंने मना कर दिया, फिर वो कुछ समय बाद फिर बोले नहीं, हम तो दवा गोली मेडिसिन देने के बाद भी अब ठीक नहीं हो रहा, तो अब हम तैयार है रिस्क लेने के लिए। वो तैयार होते हैं और हमें लगता है कि हाँ संभावना है ठीक होने की, तो फिर करते हैं। ऐसा होता है कई बार, जैसे पहले मना कर दिया पर वापस पेशेंट को ले आए कुछ समय बाद, जैसे 15-20 दिन बाद या महीने भर बाद या 2 महीने बाद, बोले नहीं डॉक्टर साहब अब तो ये बिल्कुल ही ठीक नहीं हो रहे, थोड़ा सा भी संभावना है तो आप करो, तो फिर करते हैं। अपने इंडिया में एक और चीज़ है सर, जैसे होता है ना, आप किसी पार्टी में गए, किसी रिलेटिव के यहाँ गए, आपके यहाँ कोई आया तो सभी लोग को मालूम है डॉक्टर मनीष पुरवाल। तो ऐसा कभी होता है कि पार्टी में गए हैं, शादी में गए और कोई बोला सर मुझे दवा बता दो इधर? हाँ, तो वो मिलते हैं ना कई पेशेंट, वहीं पे शुरू हो बोला गए। वैसे तो मैं ठीक हूँ पर ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो उनको आंसर करना पड़ता है, अवॉइड नहीं आपको कर कैसा लगता है जब आप कहीं पार्टी में गए हैं? ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, आदत पड़ चुकी है इस चीज की, क्योंकि लोगों को लगता है ना, डॉक्टर मनीष पुरवाल है तो एक काम करो ये भी पूछ ही लेते हैं। मैं उनको आंसर दे देता हूँ। बट ऐसा होता है आपके हाँ, साथ? होता है, बहुत होता है कि आप कहीं गए और आपसे लोगों ने शुरू कर दिया कि ये बता। होता है। होता है, हालांकि वो भी 1-2 मिनट की बात ही करते हैं, लंबी बात नहीं करते। इट्स वेरी कॉमन फॉर यू। हाँ, बिल्कुल होता है। सर और कोई ऐसी चीज है जो हार्ट अटैक से बचें, हमें उस सिचुएशन में ही ना आए, आप बताना चाहते हैं, जिससे कि ना डरने की जरूरत है और उस सिचुएशन में ना ऐसे कोई 2-3 चीज? 2 इंपॉर्टेंट चीज जो हम कर सकते हैं। क्या सर? एक तो हम एक पर्टिकुलर एज के बाद 40-45 के बाद रेगुलर एक्सरसाइज करें। ठीक है। एक्सरसाइज में ऐसा बातचीत करते हुए टहलना नहीं है, दौड़ना है, तेज चलना है, ब्रिस्क वॉकिंग। ओके। हाँ, थोड़ी तेज स्पीड में चलना है। कहीं गार्डन हो या कोई स्ट्रेट समतल एरिया है तो वहाँ अपने को 20 मिनट 25 मिनट की वॉक, ब्रिस्क वॉकिंग करना है, या थोड़ा थोड़ा दौड़ सकते तो दौड़ के भी देखें। ये एक हैबिट बना ले और उससे क्या आपका एक बार स्टेमिना डेवलप हो जाता है। पर ये 65-70 के बाद नहीं कर सकते, ये तो अपने को यंग एज में शुरू करना पड़ेगा, ये हैबिट डालनी पड़ेगी। तो एक तो ये हो गया, आपको एक्सरसाइज करने की हैबिट है और रोज एक्सरसाइज करते हो और कभी आपको लग रहा है कि मैं आज रोज एक्सरसाइज कर रहा था, आज मुझे करने में या कुछ दिनों से उतना ही दौड़ने में या चलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो मालूम पड़ जाता है कि हाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि आप रोज करते थे जो काम रोज करते और अब नहीं कर पा रहे हैं कुछ दिनों से, तो कुछ ना कुछ अंदर प्रॉब्लम है, तो आप डॉक्टर के पास चले जाएंगे। तो ये तो है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें। दूसरा, आपके हाथ में है खाना, डाइट क्या है वो आपके हाथ में ही है। बिल्कुल सही। तो आप जितना भूख लग रही है उससे 10% कम खाएं, आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा और आपको मालूम पड़ जाएगा कि बाद में कि जैसे मैंने 10% कम खाया, उस टाइम मुझे भूख लग रही थी, लेकिन 1 घंटे बाद लगेगा कि वो मेरे को अब भूख नहीं लग रही है, मेरा पेट हल्का है। तो 10% कम डिनर में खाएं या लंच में? डिनर में, डिनर के तो अपने को लाइट ही लेना चाहिए।
सबसे अच्छा रहता है हैवी ब्रेकफास्ट लेना। हम्म, कारण क्या है कि हम दिन भर काम करते हैं, चलते फिरते हैं, तो हमारा ब्रेकफास्ट हैवी होना चाहिए, क्योंकि वो चलने फिरने में कैलोरीज बर्न हो जाती है। हम्म, लंच अपना मीडियम होना चाहिए, हम्म, जो कि थोड़ा बेटर होना चाहिए। हम्म। और खाना बिल्कुल हल्का, लाइट, क्योंकि खाना खाने के बाद अपन एक्सरसाइज नहीं कर पाते, चल नहीं पाते ज़्यादा। लाइट में सर क्या, जैसे खिचड़ी खा लें? 1-1.5 रोटी, हल्की फुल्की सब्जी, 1 या 2 सब्जी और दाल। और आजकल एक और ट्रेंड चल रहा है, गेहूं को बोल रहे हैं नहीं ले गेहूं हाँ, गेहूं को इसलिए मना करते हैं, पूरी गेहूं से कंप्लीटली कोई नहीं करना। नहीं, गेहूं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, गेहूं का थोड़ा ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, शुगर बढ़ने की संभावना गेहूं की ज़्यादा है बजाय कि ज्वार बाजरा से। हम्म, तो जिन लोगों को शुगर है या जो प्री डायबिटिक है, जिनको शुगर होने की संभावना है, उनको हम बोलते हैं कि गेहूं के आटे में आप थोड़ा सा काले चने का आटा मिला लें, मिक्स कर लें। हम्म, तो उससे क्या फाइबर्स भी बढ़ जाते हैं और शुगर का लेवल नहीं बढ़ता जल्दी। हम्म, चावल को भी बोलते हैं कि चावल की जगह आप थूली ले लें, पॉरिज, हम्म। है ना, जो कि रवे को, मैदे को अवॉइड करना है। मैदे को सबसे avoid पहले मैदा जो है एकदम से शुगर बढ़ाता है, तो मैदे को किसी भी फॉर्म में लेना ठीक नहीं है उन लोगों के लिए जो डायबिटिक्स है। जिनको डायबिटीज नहीं है वो खा उनके लिए कोई ऐसे हार्म नहीं है। ज्वार बाजरा की रोटी भी इसलिए अच्छी मानते हैं क्योंकि उसमें फाइबर ज़्यादा होते हैं, तो डाइजेशन, पाचन क्रिया अच्छी रहती है और शुगर की वैल्यू जो है वो ज़्यादा तेजी से बढ़ती है गेहूं में, और मैदे में जल्दी बढ़ती है शुगर की। बाकी गेहूं से ऐसा कोई नुकसान नहीं कोई है, पर नुकसान शुगर बढ़ने की चांसेस ज़्यादा है। ऐसे हर चीज में डरने की भी जरूरत नहीं है। डरने की तो बात ही नहीं है। आपको डर लग रहा है तो मैंने कहा ना डॉक्टर के पास जाओ, भाई डॉक्टर साहब मेरे को डर लग रहा है, मेरी जांचें कर दो और आप बता दो कि मैं एकदम स्वस्थ हूँ। बस बात खत्म। बात तो मतलब अजम्पशन पे जीने से अच्छा है टेस्ट हाँ, करा टेस्ट करा। ये सही है। तो अभी सर आप घर जाने वाले हैं, तो ऐसा भी कई बार होता है आप घर गए हो, फिर तुरंत वापस हॉस्पिटल आना पड़ा? कोई कॉल आता है तो होता है कभी तुरंत कभी। आते हैं। मैं चूंकि लेट जाता हूँ तो मेरे सब काम मैं खत्म करके ही जाता हूँ, तो बट वापस कभी नहीं आना इमरजेंसी में आना भी पड़ता है तो पड़ता। कभी कभी आना पड़ता आना पड़ता है। हाँ। तो आपका मोबाइल रात है। मोबाइल 24 घंटे चालू? साइलेंट होता है? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं होता। तो इससे हाँ, डिस्टर्बेंस कभी? ऐसे पेशेंट लोग बहुत समझदार है, उनको मालूम है कि डॉक्टर दिन भर बिजी रहता है, तो रात को 11-12 बजे कॉल नहीं करते। अच्छा, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो कैजुअलिटी में, इमरजेंसी विभाग में डायरेक्ट चले जाते हैं। बट मोबाइल ऑन है आपका? हाँ, मोबाइल तो ऑन रखना पड़ता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और आपने आज बताया कि इसमें डरने की जरूरत नहीं नहीं, है। डरने की तो कोई और आज आपने एक ऐसा रामबाण बता दी कि डर लगता है तो डॉक्टर क्या चले जाओ, हाँ, टेस्ट करा लो, बातें ब्लड खत्म टेस्ट करा लो, जांचें करा लो, तो आपका डर खत्म हो जाएगा। बहुत सस्ता है हमारे हॉस्पिटल में, हमारे शहर में हर हॉस्पिटल बहुत सस्ते हैं, बहुत सस्ते महंगे हैं? नहीं है। अच्छा, इसलिए कह रहा हूँ कि डॉक्टर के पास जाके अपनी जांचें करा लो, डर चले जाएगा। और मेडिक्लेम जरूर करवाओ, मेडिक्लेम। मैं हर किसी को हमेशा बोलता हूँ। ओके, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद।